हेलो फ्रेंड्स, लीगल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होल्ड मीटिंग द प्रेडिसिटी ऑफ विच। तो जब डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन है जो कि साल भर में जो मीटिंग करता है, तो कितना प्रेडिसिटी है, तो एक साल में 2 बार, ट्वाइस इन ए ईयर। ठीक है, तो जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन रहता है, कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन काउंसिल है, किसकी बात कर रहा है? जैसे कि आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बताया गया कि कंज्यूमर यानी कि जब आप कोई सामान लेते हैं और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। तो ये 3 लेवल पे काम करता है। डिस्ट्रिक्ट हो गया पहला, उससे ऊपर फिर स्टेट होता है, फिर नेशनल आ जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट जो कंज्यूमर का जो मेन हेड होता है, उसकी जो पोस्ट होती है वो आपका डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर होती है। जो स्टेट है उसकी पोस्ट हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है, और जो नेशनल है उसकी पोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होती है। और वो जो डिस्ट्रिक्ट का और जो स्टेट का हेड जो भी अपॉइंट किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, और नेशनल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ लोन डॉक्यूमेंट्स डू मैच। तो कौन से फीचर्स लोन डॉक्यूमेंट के इसमें मैच करते हैं? पहला बोला है वेयर क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल ऑन रिवॉल्विंग बेसिस, इसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। रिवॉल्विंग मतलब एक के बाद एक। ओवरड्राफ्ट में यही आपका ओवरड्राफ्ट जो अकाउंट होता है, तो उसमें आप अपने हिसाब से ओवरड्रॉ कर सकते हैं। और फिर आप जितना भी ज़्यादा आप लिमिट से ज़्यादा जो भी आप ओवरड्रॉ करके उसी में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो उसको रिवॉल्विंग क्रेडिट बोलते हैं। तो ओवरड्राफ्ट ये वाला डेफिनेशन ठीक है। बाकी जो डेफिनेशन बोला है कि व्हेन डिस्बर्समेंट इज अलाउ ओनली वंस एंड रीपेमेंट इज मेड इंस्टॉलमेंट, उसको बोला जाता है डिमांड लोन। ये गलत है। डिमांड लोन में इंस्टॉलमेंट में पेमेंट नहीं होती है। जैसे आपने गोल्ड लोन भी देखा होगा, तो कुछ डिमांड लोन होता है गोल्ड लोन जिसमें ईएमआई नहीं होती है। और जब एक साल का जो भी टेन्योर है उसके टाइम पे आपको पूरा अमाउंट एक साथ पे करना पड़ता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो डिमांड लोन में जब आप डिमांड करेंगे, जो भी आपका ड्यूरेशन है उसके बाद आपको पूरा पेमेंट करना होगा। इसमें ईएमआई के टर्म में रिपेमेंट नहीं की जाती। तो बी में बोला है कि रिपेमेंट इज मेड इन इंस्टॉलमेंट यानी ईएमआई में, तो इसीलिए ये सेकंड पॉइंट गलत है। तीसरे बोला है व्हेन द डिस्बर्समेंट इज अलाउड ओनली वंस एंड रिपेमेंट इज मेड ऑन डिमांड, टर्म लोन। तो बोल रहे टर्म लोन में ऐसा होता है कि डिस्बर्समेंट के बाद रीपेमेंट जब भी आप डिमांड करेंगे तो पैसा भरना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया। बी वाले का आंसर टर्म लोन है और सी का डिमांड लोन है, पर इन्होंने यहाँ पे अपोजिट लिखा है, क्योंकि टर्म लोन में क्या होता है, रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट में होती है। ठीक है, जो टर्म लोन है, जो भी किसी टाइप का हाउसिंग लोन, ये सब लॉन्ग टेन्योर के जो भी लोन होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के, वो सब टर्म लोन होते हैं। तो इतना सारा पैसा एक बार में नहीं है, तो हर महीने थोड़ा थोड़ा करके पे करता है, जिसको हमने ईएमआई का नाम दिया, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो सी गलत है, क्योंकि टर्म लोन में ईएमआई की फॉर्म में पेमेंट की जाती है, और उसमें लिखा है कि जो रिपेमेंट है वो डिमांड में की जाएगी। तो इसलिए सी भी इनकरेक्ट है, बी भी इनकरेक्ट है। सिर्फ ए है कि जो रिवॉल्विंग बेसिस में क्रेडिट होता है उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ज़्यादातर जो कंपनीज होती है, कोई जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो भी होती है, किसी भी जिनके करंट अकाउंट होते हैं, किसी भी टाइप के बिजनेस में जो इन्वॉल्व होती है, वो इस टाइप का ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, इस तरह के अकाउंट ओपन करती है। सो सिर्फ ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बोला है द ट्रस्टी ऑफ मुस्लिम ट्रस्ट मुस्लिम वर्क इज कॉल्ड। तो जो मुस्लिम ट्रस्ट के ट्रस्टी को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मतावली। ठीक है, जिस नाम आपको याद करना है कि जो मुस्लिम ट्रस्ट का ट्रस्टी है उसको एक टर्म दी गई है, उस टर्म का नाम है मतावली। नेक्स्ट है द प्रोविजंस ऑफ बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट अप्लाई ऑन बैंक दैट आर मेंटेनिंग। तो बैंकर्स बुक एविडेंस में क्या है कि आप जो भी किसी भी टाइप का एविडेंस दिखाना चाहते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप शो कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बोला कि बैंक अपने किस तरह के रिकॉर्ड को रखेगा कि बैंकर्स बुक एविडेंस के थ्रू उसको मान्यता मिल जाएगी। तो चाहे फिजिकल फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दोनों ही फॉर्म में ये देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन में भी दिया है। द प्रोविजंस ऑफ बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट अप्लाई ऑन द बैंक दैट आर मेंटेनिंग देयर रिकॉर्ड, वेदर चाहे वो फिजिकल फॉर्म में रखें या उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी रखें। मान लीजिए किसी डेटा की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है, तो बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट के तहत उस इलेक्ट्रॉनिक कॉपी को भी आप कोर्ट में दिखा के एज ए प्रूफ बता सकते हैं, और उसको एज ए प्रूफ कंसिडर किया जाएगा। वही बोला गया था बैंकर्स बुक एविडेंस में, कि मतलब आप एविडेंस दिखा रहे हैं कहीं कोर्ट में, आपसे कोर्ट किसी टाइप का एविडेंस दे रही है, तो ज़रूरी नहीं है वो आपके पास ओरिजिनल फिजिकल फॉर्म है। अगर आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी उसको संभाल के रखा है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की भी उतनी ही मान्यता है जितनी की फिजिकल फॉर्म की। ठीक है, तो दोनों की इक्वल इसमें मान्यता रहेगी। सो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो ये क्वेश्चन हमने जब पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था डिस्ट्रिक्ट वाले का, तभी मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। विच ऑफ फॉलोइंग कैन मेक कंप्लेन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, विच इज रॉन्ग। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मतलब कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। कंज्यूमर मतलब जो कोई सामान खरीदा है, जिसको यूज
कर रहा है कोई भी सामान को, तो सामान में कोई भी गलती है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ एक्सपायर सामान दे दिया गया है या कोई ऐसी क्वालिटी का सामान दिया गया जो कि बताया नहीं गया आपको, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में उसके खिलाफ आप जा सकते हैं। तो कौन अपील कर सकता है? विच वन इज रॉन्ग? क्या चीज़ में से सही है? इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर द कंप्लेंट कैन बी मेड बाय लीगल हियर्स और रिप्रेजेंटेटिव। सो कंज्यूमर खुद जाके कंप्लेन कर सकता है, कोई प्रॉब्लम है, वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन या कोई कंज्यूमर की एसोसिएशन है, वो जाके कंज्यूमर के लिए कंप्लेन कर सकती है, या कोई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ये भी कर सकती है। पर कंज्यूमर की डेथ होने के बाद, जिसने सामान को यूज़ किया, जो सामान को खरीदा, उसकी डेथ के बाद कंप्लेंट कैन नॉट बी मेड। चौथे पॉइंट बोला कि उसके बाद आप कहीं कंप्लेन ही नहीं कर सकते, तो ये बात गलत है। कंज्यूमर का डेथ भी हो गया, उसके बावजूद भी उसके जो लीगल हियर्स या उसको रिप्रेजेंट करने वाला है, वो उस कंज्यूमर के खिलाफ जिसकी डेथ हो चुकी है, जो कि अभी डिसीज है, जिसकी डेथ हो चुकी है, तो उस डिसीज के बिहाफ पे भी कंप्लेन की जा सकती है। कौन करेगा कंप्लेन? या तो उसके लीगल हेयर्स कर सकते हैं, या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है, कोई भी जो कि उसको रिप्रेजेंट करना चाहते थे, तो वो उसके खिलाफ जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो यानी डेथ हो जाने के बावजूद भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। और डी पॉइंट में लिखा है कि डेथ हो जाने के बाद कंप्लेन नहीं की जा सकती, इसीलिए डी वाला पॉइंट गलत है। बाकी पॉइंट सारे सही है। वो कंज्यूमर खुद जाके कंप्लेन कर सकता है, या कोई कंज्यूमर की वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वॉलंटरी बेसिस पे काम करती है कंज्यूमर के लिए, वो कर सकती है। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंप्लेन कर सकती है, लेकिन उसकी डेथ के बाद लीगल हेयर भी कंप्लेन कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सिक्योरिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज कैंसल्ड बाय आरबीआई। तो आरबीआई ने रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल कर दिया है सिक्योरिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का, जिसको सरफासी एक्ट के तहत इनको मान्यता दी गई थी, तो वो कहाँ जा सकती है? आरबीआई ने तो मना कर दिया है इस सिक्योरिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। ये सिक्योरिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या काम करती है? बैंकों के जो असेट्स है उसको रिकंस्ट्रक्शन का काम करती है। ठीक है। तो जो बैड लोन्स होते हैं उसके लिए क्या करती है? सिक्योरिटीज इशू की जाती है। ठीक है। और लोग उन सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं उन बैड लोन्स के तहत, उन्हीं को बोला जाता है सिक्योरिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो अगर आरबीआई ने इनका लाइसेंस, इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो कहीं वो जा सकते हैं? यस, वो अपील के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं। कौन? सिक्योरिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अपील कर सकती है। आरबीआई ने भले ही उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया है, लेकिन वो 30 दिनों के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके इसके खिलाफ अपील कर सकती है। ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका आंसर, कि रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल कर दिया, सो 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच ऑर्डर, जब भी उनको ऑर्डर मिला रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का, तो उसके 30 दिनों के अंदर वो जा सकते हैं और अपील कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, इफ द गारंटर डाइज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हिज लायबिलिटी। अगर गारंटर की डेथ हो जाती है, सो गारंटर वो है जिसने किसी भी लोन के लिए गारंटी दी है। जैसे मान लीजिए कोई एक बोरोवर है जिसने बैंक से लोन लिया, बैंक ने उस बोरोवर से बोला कि हमें कुछ गारंटी चाहिए, तो बोरोवर का कोई फ्रेंड था जिसका अकाउंट उसी बैंक में था जहाँ से आप लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं अभी। तो जहाँ भी आपने अप्लाई किया, तो बैंक ने गारंटर मांगा और आप अपने दोस्त के पास गए, आपने बोला कि आप मेरे लिए गारंटी दे दीजिए। सो आपके दोस्त ने गारंटर, एक फॉर्म रहता है गारंटी फॉर्म, वहाँ पे साइन इन कर दिया, अपनी डिटेल्स दी, और वो गारंटर आपके लोन का बन गया। तो अगर जो बोरोवर है जिसने मतलब लोन लिया है, तो वो डिफॉल्ट कर गया, तो अब अगली लायबिलिटी गारंटर की होगी, क्योंकि आपकी गारंटी पे ही बैंक ने आपको, आपके दोस्त को लोन दिया था। तो ए और बी मानते, ए ने लोन दिया और बी उसका फ्रेंड जिसने गारंटी दी। बी की डेथ होगी, ठीक है, गारंटर की डेथ होगी, सो व्हाट इज द पोर्शन ऑफ हिज लायबिलिटी। तो उसने जो लोन दिया, क्योंकि बोरोवर तो नहीं पे कर पा रहा लोन, तो अब नेक्स्ट लायबिलिटी आती है गारंटर की। पर गारंटर की लायबिलिटी आई लेकिन उसकी डेथ हो गई, तो क्या होगा? क्या उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी? नहीं। तो जो भी उसका आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है उस पे, यानी जितना का भी लोन लिया था उसने, तो जो गारंटर है उसके जो स्टेट है, यानी कि आगे जो गारंटर है उनके आगे का जो स्टेट है, उनके लिए उनके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। इन केस ऑफ डेथ ऑफ गारंटर फॉर द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द लोन द स्टेट ऑफ गारंटर, तो गारंटर के आगे का जो स्टेट है वो लायबल होंगे। तो गारंटर का किसी भी टाइप का लोन अमाउंट है उसकी लायबिलिटी गारंटर के डेथ के बाद खत्म नहीं होती है। ठीक है। तो आगे के जो गारंटर के स्टेट है उनके ऊपर वो लायबिलिटी आ जाती है। सो ये इसका बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 द लाइसेंस टू ऑपरेट एज ऑथराइज्ड पर्सन इज ग्रांटेड बाय। तो जो फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फेम एक्ट 1999 में बताया, जो लाइसेंस दिया जाता है ऑथराइज पर्सन क्या है? जो आरबीआई के बिहाफ पे फॉरेन करेंसी बेच और खरीद सकते हैं, उनको बोला जाता है ऑथराइज डीलर, ऑथराइज पर्सन। तो वो कौन देता है? आरबीआई है, जिसको फेम एक्ट के तहत आरबीआई को पावर दी गई है। ही इज द ओनली, मतलब यही एक ऐसा आरबीआई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिसके पास पावर है फॉरेन करेंसी को रखने की, और वो
ऑथराइज पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं अपने बिहाफ पे, उनको लाइसेंस दे सकते हैं कि आप फॉरेन एक्सचेंज में डील करेंगे। तो सबके लिए सिर्फ आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई फॉर ऑल। लाइसेंस इज इशूड बाय आरबीआई टू ऑल टू एक्ट एज ऑथराइज पर्सन। तो जो बैंक होते हैं, ऑथराइज डीलर होते हैं, उन सबको जो लाइसेंस देता है फॉरेन करेंसी के लिए कि वो फॉरेन करेंसी में डील कर सकते हैं, उसको बेचने खरीदने का काम कर सकते हैं, तो वो लाइसेंस, वो परमिशन किसके द्वारा दी जाती है? वो दी जाती है आरबीआई के द्वारा। सो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अ पर्सन डीलिंग विद अ कंपनी कैन नॉट टेक द प्ली दैट ही हैड नो नोटिस ऑफ। तो कोई भी पर्सन जो किसी कंपनी में डील कर रहा है, वो इस बात की कसम नहीं खा सकता, ये नहीं बोल सकता दैट ही हैड नो नोटिस ऑफ कंटेंट ऑफ आर्टिकल। तो वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे इसका नॉलेज नहीं है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है, उसकी कंटेंट का मुझे आइडिया नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकता। ये किसके रिगार्डिंग है? मतलब कौन से डॉक्टर में इसको बताया गया है? इसको बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब यही है कि इट इज प्रिज्यूम दैट, ऐसा मान लिया जाएगा कि आप भले ही बोल रहे हैं कि मैं इस कंपनी के साथ डील कर रहा हूँ, बट मुझे मालूम नहीं कि इसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है या इसका मेमोरेंडम। तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मेमोरेंडम में बताया जाता है कंपनी का क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों इसको बनाया गया, क्या सेटअप का पर्पस है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनके पास क्या पावर्स रहेंगी, किस तरीके का इंटरनल मैनेजमेंट रहेगा, वो सारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पता है। तो कंपनी का आपको डेटा चाहिए ए टू जेड, आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मिल जाएगा। तो डॉक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये बोलता है कि हम ये नहीं बोल सकते कि हमें इसका नॉलेज नहीं है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। ठीक है, आप नॉलेज के लिए मना नहीं कर सकते कि मुझे मालूम नहीं था, उसी को बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब ये किस टर्म में आ सकता है? ये इस टर्म में आ सकता है, मान लीजिए आपने किसी कंपनी के खिलाफ कहीं पे कोर्ट केस कर दिया कि इस कंपनी के शेयर्स मैंने खरीदे और मुझे इसके कंपनी के बारे में नहीं पता, ये कंपनी डूबने लगी है, मुझे इसके बारे में नहीं बताया गया। तो ये सब आपको बताया नहीं जाता, आपको खुद से कंपनी की वेबसाइट पे जाके चेक करना होता है। ठीक है, ये नॉलेज आप कोर्ट में ये नहीं बोल सकते कि मैं, मेरे को नहीं मालूम था, मुझे नॉलेज नहीं था। तो किस तहत जो आप है, आप डॉक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के तहत ये बोला जाएगा, जो कोर्ट में जो जज जब आपको बोलेगा कि आपको एज पर डॉक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये बात मालूम होनी चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में लिखा गया है कि कोई भी पर्सन किसी कंपनी से डील कर रहा है, उसके शेयर्स खरीद रहा है, किसी भी टाइप का कंपनी से किसी भी टाइप का डील कर रहा है, तो उसको जाके वेबसाइट पे कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए किस टाइप की कंपनी, क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे इंटरनल मैकेनिज्म इसका काम करता है। ठीक है, वही होता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा कंस्ट्रक्टिव नोटिस। और पुराने जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उसमें अल्ट्रा वायरस, इंडोर मैनेजमेंट, आउटडोर मैनेजमेंट, ये सब हमने देखा है। ये बाकी जो ए सी डी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार आप देख लेंगे। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ डिमांड लोन लिमिटेशन पीरियड। तो डिमांड लोन में जो लिमिटेशन पीरियड है वो कब से शुरू होता है? इट बिगिंस फ्रॉम डेट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो जो भी डॉक्यूमेंट रहता है आपका, सो लिमिटेशन पीरियड डिमांड लोन में उसके डॉक्यूमेंट के 3 साल के बाद तक का उसका लिमिटेशन पीरियड होता है। ठीक है, इस 3 years फ्रॉम डेट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो जो भी डॉक्यूमेंट है उसके 3 साल के बाद तक का, ये आपको एज इट इज मेमोराइज करना होगा। नेक्स्ट है, अ क्लब कैन बी रजिस्टर्ड अंडर प्रोविजन। तो जो क्लब है वो कंपनी एक्ट या कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, इन सभी के तहत, मतलब एनी ऑफ अब उसके तहत क्लब रजिस्टर कर सकती है। तो क्लब किसी भी टाइप की हो सकती है, सोसाइटी एक्ट के तहत, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन या कंपनी एक्ट, किसी के भी तहत जो क्लब है वो खुद को रजिस्टर कर सकती है। सो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी एनी ऑफ द अबव। है अब बिल इशू विदाउट कंसिडरेशन, तो उसको बोला जाता है एकोमोडेशन बिल। तो ये क्या होता है? विदाउट कंसिडरेशन मतलब जहाँ पे पैसा नहीं दिया गया पर बोला गया था कि पैसा दिया गया था, मतलब एक तरीके का फेक बिल होता है, उसको बोला जाता है विदाउट, उसको बोला जाता है एकोमोडेशन बिल। यानी कि बिना कंसिडरेशन के जो बिल बनाया जाता है, जहाँ पे कोई लेन देन नहीं हुई लेकिन एक बिल बना दिया गया, वो होता है एकोमोडेशन बिल। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, आप किसी दुकान में गए, आपने सामान नहीं खरीदा, लेकिन आपने दुकान वाले से बोला कि मेरे को आप एक बिल बना के दे दीजिए। तो दुकान वाला आपको एक बिल बना के देगा कि आपने आपने मुझसे ये सामान खरीदा, ये सामान खरीदा है, और मान लीजिए उसने आपको ऐसे 1 लाख का बिल बना के दे दिया। ठीक है, तो आप वो 1 लाख रुपए लेके बैंक के पास गए, या इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए आप एक स्कूटी स्कूटी परचेज करने गए शोरूम में। तो आपने बोला कि मैं स्कूटी नहीं परचेज करूंगा और आप मुझे बिल बना के दे दीजिए। ठीक है, वैसे शोरूम वाला नहीं करेगा, पर आप उसको कुछ कमीशन दे के या कुछ बोल के कि मैं, किसी भी तरह से आप उसको मना लेते इस बात के लिए कि वो आपको बिल नकली बना के दे दे। तो शोरूम वाले ने क्या किया कि 1 लाख की आपने उससे स्कूटी परचेज की उस शोरूम से, 1 लाख का बिल बना के आपको दे देता है। ठीक है, अब आप वो बिल लेके गए बैंक के पास, आपने बोला देखिए मैंने 1 लाख की स्कूटी परचेज किया और मैं चाह रहा था कि 1 लाख रुपए मुझे इस स्कूटी के सिक्योरिटी के बिहाफ पे आप मेरे को दे दीजिए, ताकि मैं एक कुछ बिजनेस
ताकि मैं स्कूटी का पेमेंट कर सकूँ, वो जो लोन है स्कूटी का पेमेंट कर सकूँ लोन के तौर पे, ऐसे करके वो आपको कुछ बोलता है। बैंक क्या करता है, उस स्कूटी के वो जो बिल है कि हाँ 1 लाख की स्कूटी ली तो ठीक है उसका रिम्बर्स कर देते हैं, ये सोच के बैंक क्या करता है उस कस्टमर को 1 लाख पे कर देता है। अब कस्टमर ने रियल में कोई स्कूटी नहीं ली थी, तो मान लीजिए वो डिफॉल्ट करता है तो बैंक के पास कुछ भी नहीं है, मतलब बिना सिक्योरिटी के बैंक ने 1 लाख का लोन दे दिया। तो वही हो गया एकोमोडेशन बिल। उस बिल का नाम हो गया एकोमोडेशन, मतलब नकली बिल जिसमें रियल में आपने कुछ पैसा नहीं दिया, लेकिन आपने एक बिल बना लिया और उस बिल के बिहाफ पे आपने बैंक से पैसे लिए या लोन लिए या और भी किस तरह से भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं उस बिल को, वो होता है एकोमोडेशन बिल। और ये इलीगल है, ये बिल करेक्ट नहीं माना जाता, इसलिए बैंक पेमेंट डायरेक्ट कस्टमर को नहीं करता है। किसको करता है? अगर आप कोई स्कूटी ले रहे हैं तो डायरेक्ट शोरूम वाले को पेमेंट करेगा, अगर आप कोई घर खरीद रहे फ्लैट ले रहे हैं नया परचेस कर तो डायरेक्ट बिल्डर को, जिससे भी आप फ्लैट परचेस कर रहे हैं जो भी आपका ऑनर है उनको बैंक डायरेक्ट डीडी हैंड ओवर करता है। लेकिन हाँ अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन की स्टेजेस देख देख के बैंक आपको आपके अकाउंट में डिसबर्समेंट करता है। ठीक है, तो अकोमोडेशन ही बिना कंसिडरेशन का, जहाँ पैसा आपने दिया नहीं लेकिन आपने बिल बना लिया, उसको बोला जाता है अकोमोडेशन बिल। नेक्स्ट है देयर इज जॉइंट अकाउंट इन नेम ऑफ ए और बी का जॉइंट अकाउंट है। अ चेक इज ड्रॉन बाय ए बट अल्टरेशन इन द अमाउंट इज ऑथेंटिकेट बाय बी। एक चेक जो कि ए के द्वारा ड्रॉ किया गया और उसमें कुछ चेंज किया गया और उसको बी ने ऑथेंटिकेट कर दिया, वेदर बैंक कैन पे द चेक, क्या बैंक इसको पेमेंट कर सकता है? यस, कर सकता है, लेकिन जो अकाउंट है वो ईदर और सर्वाइवर होना चाहिए। तो ईदर और सर्वाइवर का मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है और जो भी दोनों में से बाद में सर्वाइव रहेगा वो यूज़ कर सकता है। तो ईदर और सर्वाइवर में कोई भी चेक बना सकता है और दूसरा उसको अल्टर करके ऑथेंटिकेट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें बैंक पेमेंट कर देगा, लेकिन वो जो मोड ऑफ ऑपरेशन है उस जॉइंट अकाउंट का वो होना चाहिए ईदर और सर्वाइवर। नेक्स्ट है इन कंटेक्स्ट ऑफ नॉमिनेशन विच इज करेक्ट, सिग्नेचर ऑफ नॉमिनी नॉट रिक्वायर्ड ऑन नॉमिनेशन फॉर्म। तो क्या नॉमिनी के सिग्नेचर नॉमिनी फॉर्म में चाहिए? कोई ज़रूरत नहीं है, नॉमिनी फॉर्म में जो अकाउंट होल्डर है उसके साइन चाहिए होते हैं कि मैं इसको नॉमिनी बनाना चाहता हूँ, मतलब आपको नॉमिनी का नाम, उसमें आपको नॉमिनी का नाम, नॉमिनी की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें लिखनी होती है। पर नॉमिनी को आप चाहे इन्फॉर्म करें चाहे ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉमिनी के साइन की किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नॉमिनी को इन्फॉर्म करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो अकाउंट होल्डर है उसके साइन होने चाहिए कि इसको मैं नॉमिनी बनाना चाहता हूँ, नॉमिनी को उसकी इन्फॉर्मेशन है नहीं, इससे कोई फर्क नहीं रहता है। नेक्स्ट है बेरर चेक ऑफ 7,000 वाज प्रेजेंटेड। 7,000 का बेरर चेक दिया गया, बेरर मतलब जिसके भी हाथ में चेक है उसको पेमेंट मिलेगी, वो होता है बेरर चेक। द कैशियर इन्फॉर्म दैट द चेक कैन नॉट बी पास एज द बैलेंस इज लेस बाय 7। तो जो कैशियर है उसने बोला कि पेमेंट नहीं हो सकती क्योंकि बैलेंस 700 रुपये कम है। द टेंडर क्रेडिटेड द अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल, टेंडर मतलब जो चेक लेके आया उसने जो शॉर्टफॉल था 700 रुपये उसमें क्रेडिट कर दिया उस अकाउंट जिसका चेक दिया था। एंड चेक वॉज पेड, कस्टमर डिस्प्यूटेड द ट्रांजेक्शन और पेमेंट कर दी, लेकिन जो कस्टमर है उसने इस ट्रांजेक्शन का डिस्प्यूट किया, उसने बोला ये सही नहीं किया आपने, वेदर बैंक इज लायबल, क्या इसमें बैंक लायबल होगा? यस, क्योंकि बैंक ने थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी कौन हो गया? जो पर्सन जिसके पास चेक था, बेरर टेंडर, उसको आपने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन बता दी, इसी की वजह से बैंक लायबल है अकाउंट होल्डर को। ठीक है, तो 7,000 था, आपने बोला नहीं नहीं बैलेंस है उसमें सिर्फ 6300 रुपये, 700 रुपये कम है, इसीलिए हम पेमेंट नहीं कर सकते। वो जो सामने खड़ा था टेंडर उसने बोला ठीक है 700 मैं पे कर देता हूँ, आप मेरे को तब पे भी कर दीजिए। तो जो काउंटर पे बैठा था उसने बोला ठीक है, वो सही नहीं है। अगर अकाउंट होल्डर आके बोलता है कि ये आपने गलत किया तो यस बैंक इसमें लायबल माना जाएगा, क्योंकि बैंक ने कस्टमर की डिटेल डिस्क्लोज की है, इसलिए बैंक इसमें लायबल माना जाएगा। Next, when order passed by banking ombudsman is accepted by complaint, the same should be compiled within 1 month from date of receipt। तो अगर जो हमारा कंप्लेंट है जिसने कंप्लेंट की थी उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो बैंक को 1 महीने के अंदर अंदर उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के अंदर अंदर बैंक को उसको पूरा करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर डिले इज पर डे इफ, अगर जो राइट टू इन्फॉर्मेशन में टाइम ड्यूरेशन रहता है 30 डेज नॉर्मली रहता है, और अगर किसी के लाइफ या लिबर्टी से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो 48 आवर्स में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अगर आप उसे डिले करते हैं तो क्या आपको कोई फाइन पे करना पड़ता है? येस, 250 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको फाइन देना पड़ेगा अगर 30 डेज चले गए और आपने अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया एज पर RTI। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 25,000। तो एक दिन का 2500 रुपये, सॉरी एक दिन का 250 रुपये, और मैक्सिमम अगर बात करें तो 25,000 तक आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है। A cross DD was paid by cash. What risk is there for bank? तो वही DD क्रॉस था, आपने कैश की पेमेंट कर दी, तो बैंक जो है ट्री ऑनर ऑफ DD, किसी और को अगर आपने पेमेंट कर दिया तो बैंक ट्री ऑनर को के लिए लायबल रहेगा। ये कहाँ बताया गया? सेक्शन 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इसके बारे में बात की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म यूज फॉर कन्वर्जन और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ड्राइव फ्रॉम क्रिमिनल ऑफेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ कंसीलिंग और डिस्गाइजिंग द इलिसिट ओरिजिन ऑफ प्रॉपर्टी। तो कोई प्रॉपर्टी आपने गलत तरीके से ली और उसको आपने कन्वर्ट किया, ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंसेस पर्पस के लिए लिया, उसको बोला जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना होता है मनी लॉन्ड्रिंग। और इसमें पेनल्टी 3 to 7 years तक का भी हो सकता है, 3 से 7 साल तक की आपको इसमें जेल हो सकती है। नेक्स्ट है हु कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन ए फर्म एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। हिंदू अनवेडेड फैमिली पार्टनर नहीं बन सकती पार्टनरशिप फर्म की, ठीक है, हिंदू अनवेडेड फैमिली नहीं बन सकती क्योंकि लीगली कहीं पे भी इसको डिफाइन नहीं किया गया, तो सिर्फ हिंदू कल्चर के हिसाब से हिंदू अनवेडेड फैमिली बनती, तो इसीलिए ये इसका पार्टनरशिप फर्म की मेंबर नहीं बन सकती। इनऑपरेटिव अकाउंट किसको बोला जाता है? 2 साल या ज़्यादा हो गया आपने कुछ भी ऑपरेशन नहीं किया अकाउंट में, तो वो इनऑपरेटिव होता है। इस केस में कस्टमर को अपना केवाईसी अपडेट कराना होता है और अकाउंट में क्रेडिट ट्रांजेक्शन करनी होती है, पर्सनली आके कैश कुछ ऐसा डिपॉजिट करना होता है, डेबिट क्रेडिट, और तभी ये जो इनऑपरेटिव अकाउंट है वो ऑपरेटिव होता है। नेक्स्ट है आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट में क्या है, जो पार्टी इन्फॉर्मेशन चाहती है कि क्या हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिड नॉट डिस्क्लोज अ रीजन फॉर विच, तो किस पर्पस के लिए वो रीजन मांग रही है, तो उसका रीजन डिस्क्लोज करने का इसमें कोई मैंडेटरी नहीं रहता है, कुछ कंपलसरी नहीं रहता है। नेक्स्ट है द कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो क्या उसका परिणाम होगा, क्या कंसिक्वेंसेज होंगे। फर्म कैन नॉट स्यू अदर्स फॉर इट्स ड्यू, तो फर्म कहीं भी अपने ड्यूज को लेके फाइल नहीं कर सकती है, बाकी लोग भी इसे फाइल नहीं कर सकते और ये भी किसी पे फाइल नहीं कर सकती, ठीक है। तो नॉन पार्टनरशिप जो नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है उसकी कोई भी कानूनी आप बोल सकते हो लीगली तौर पे कोई भी वैलिडिटी नहीं मानी जाती, इसलिए ऐसे वो वैलिड नहीं होती है। इसीलिए ना तो कोई उन पे ड्यू के लिए कहीं फाइल कर सकता के खिलाफ, और ना ही वो किसी पे फाइल कर सकते किसी टाइप का कोर्ट केस नहीं कर सकते, क्योंकि जब उनकी वैलिडिटी नहीं है, वो वैलिड ही नहीं है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, तो कहीं पे भी वो कैसे कोर्ट केस या कहीं पे भी कुछ भी केस नहीं कर सकते अपने ड्यूज को लेके, बाकी उन पे किसी टाइप के ड्यूज को लेके वो भी फाइल नहीं कर सकते और बाकी लोग भी उन पे फाइल नहीं कर सकते। ये दोनों के लिए इसमें लॉस होता है। Next, the bank are required to implement the award of ombudsman unless a decision is taken to appeal against the same within 1 month from date of। So बोला है कि जो बैंक्स है जो बैंक है उनको कितने दिनों के अंदर अंदर उसने अपील नहीं की, हमारे जो कंप्लेनेंट है उसने कहीं पे भी अपील नहीं की, तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर जब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो 1 महीने के अंदर अंदर बैंकों को उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। नेक्स्ट अकाउंट होल्डर ए एंड बी वांट टू सब्स्टिट्यूट देयर नेम विद द नेम ऑफ, तो ए और बी है वो चाहते हैं कि उनका अकाउंट है और उसमें वो ए और बी को हटा के सी और डी उनके जो सन्स है उनके नाम पे वो अकाउंट हो जाए। व्हाट शुड द बैंक डू, क्या ऐसा हो सकता है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल नेम, सभी के सभी को सब्स्टिट्यूट करना अलाउ नहीं है। एटलीस्ट वन ऑफ ओरिजिनल अकाउंट होल्डर शुड रिटेन इट, तो इसमें ए या बी में से या तो ए को हटा के आप सी को लगा सकते हैं बी के बदले, या बी को हटा के ए के बदले आप डी को लगा सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। पर दोनों ही ए और बी जिन्होंने अकाउंट खोला उनको बिल्कुल हटा के उनके बच्चे उनके सन्स के नाम पे सी और डी के नाम पे इस तरह से आप उनको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं है। तो आंसर जगह नो, इसमें बैंक नहीं कर सकता। अगर सी और डी के नाम पे अकाउंट करवाना है तो ये अकाउंट क्लोज करके ए और बी का सी और डी के नाम पे नया अकाउंट खोलना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हेन ओनली इमेज ऑफ चेक इज सेंड टू पेइंग बैंक व्हाइल सेंडिंग चेक फॉर कलेक्शन। तो पहले क्या होता था, तो फिजिकल चेक्स भेजे जाते थे, लेकिन अभी डायरेक्ट उनकी इमेज के बिहाफ पे ही पेमेंट कर दी जाती है चेक्स फॉर कलेक्शन के लिए। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है चेक ट्रांसलेशन, यानी कि अब चेक की जो इमेज है उस इमेज के बिहाफ पे ही जो पेइंग बैंक है जो पेमेंट करने वाला है उसको जो कलेक्टिंग बैंक है जिसने कलेक्ट किया वो फिजिकल चेक के बदले उसकी इमेज ही भेज सकता है, और वो जो पेइंग बैंक है उसकी पेमेंट कर सकता है, उसको बोला जाता है चेक ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है नॉमिनेशन फैसिलिटी फॉर डिपॉजिट। तो किस सेक्शन में डिपॉजिट अकाउंट के लिए नॉमिनेशन फैसिलिटी होगी, ये किस सेक्शन में बताया गया? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 45ZA और 45ZB में इस बारे में बात की गई, 45ZA एंड 45ZB ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट है एन अथॉरिटी हैज बीन ग्रांटेड इन एन अकाउंट यू हैव रिसीव इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेथ ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के डेथ के बारे में आपको पता लगा, टुडे यू रिसीव ए चेक साइन बाय एजेंट, तो प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया था, तो आपको एक चेक मिला आज जिसको एजेंट ने साइन किया था, विच इज डेटेड प्रेयर टू डेथ ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल की डेथ से पहले वो चेक साइन किया गया, वो वाला डेट इसमें मेंशन है। व्हाट शुड द बैंक डू, तो बैंक को उसमें क्या करना चाहिए? चेक कैन नॉट बी पेड एज अथॉरिटी ऑफ एजेंट कम्स टू एंड विद द डेथ, तो जो प्रिंसिपल है उसी ने ही एजेंट को अपॉइंट किया, पर अब प्रिंसिपल की खुद की डेथ हो गई, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत एजेंट को अपॉइंट किया गया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी खत्म हो गई, अब वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसीलिए चेक का साइन, जो चेक मिला है जिसका डेट पुराना है या अभी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि प्रिंसिपल का डेथ हो गया तो अब वो एजेंट नहीं है, तो उसके द्वारा चेक चाहे पुरानी डेट का या अभी की डेट का साइन किया गया तो उसको आप पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, सो चेक कैन नॉट बी पेड। नेक्स्ट है, यू आर मेंटेनिंग करंट अकाउंट इन नेम ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट के नाम पे आप एक करंट अकाउंट ओपन किया है आपने। यू रिसीव नोटिस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ ट्रस्टी, तो एक ट्रस्टी की डेथ हो गई है। आफ्टर दिस नोटिस अ चेक साइन बाय डिजीज ट्रस्टी इज प्रेजेंटेड, तो इस नोटिस के बाद एक डिजीज ट्रस्टी जिसकी डेथ हो गई है उसका जो चेक है पेमेंट के लिए आया। व्हाट शुड द बैंक डू? बैंक को क्या करना चाहिए? चेक का पेमेंट कर देना, क्योंकि ट्रस्टी क्या होता है, ट्रस्ट जो फॉर्म है, ट्रस्टी सिर्फ उसका एक मेंबर है, लेकिन जो ट्रस्ट है वो एज इट इज चलेगी चाहे ट्रस्टी की इसमें डेथ क्यों ना हो जाए। तो ट्रस्टी सिर्फ ट्रस्ट के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, ट्रस्ट फॉर्म ऐसी ही एग्जिस्टेंस में है, तो ट्रस्टी ने कोई भी चेक अगर पेमेंट के लिए साइन किया, अगर बाकी चीज़ें ठीक है तो बैंक क्या करेगा, चेक की पेमेंट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द पीरियड फॉर फाइलिंग अपील टू स्टेट कमीशन अगेंस्ट डिसीजन ऑफ, तो डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ जाके आप कंप्लेन करना चाह रहे हैं स्टेट कमीशन में, तो कितना टाइम मिलेगा? 30 डेज। 30 डेज में आप जाके कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हु कैन नॉट बी फुल फ्लैश पार्टनर। फुल फ्लैश पार्टनर कौन नहीं हो सकता? माइनर। माइनर पूरा पार्टनर नहीं हो सकता, क्योंकि माइनर को लायबल नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल, कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये इसका आंसर है कि माइनर फुल फ्लैश पार्टनर नहीं बन सकता पार्टनरशिप फॉर्म का। कैन कर्ता ऑफ अनडिवाइडेड फैमिली अपॉइंट एजेंट और डेलीगेट द पावर टू अदर को पर्सन, तो जो करता है क्या वो अपनी पावर बाकी को पर्सन को दे सकता है, डेलीगेट कर सकता है? यस। मान लीजिए जो करता है उसका वो कोई फॉरेन में कुछ काम है, तो वो अपनी पावर किसी को पर्सन को देके जा सकता है, एज ए एजेंट उसको अपॉइंट कर सकता है, और वो एजेंट उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कर्ता के बिहाफ पे सारे डिसीजन, सारे काम कर सकता है। नेक्स्ट है, मनी डिपॉजिटेड आफ्टर रिसीविंग ऑर्डर मे बी अटैच इन केस, तो जो अटैचमेंट ऑर्डर है, अटैचमेंट ऑर्डर कौन सा होता है? जो इनकम टैक्स से आपको ऑर्डर मिलता है ना कि पेमेंट नहीं हुआ, तो बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट का जो पैसा उस पर होल्ड लगा देता है, जिसको हम अटैचमेंट ऑर्डर बोलते हैं। तो मान लीजिए अटैचमेंट ऑर्डर आज मिला और कल कस्टमर ने डिपॉजिट कर दिया पैसा उसमें 1 लाख रुपए, तो क्या जो कल 1 लाख आज अटैचमेंट ऑर्डर आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, और कल जो बैंक जो कस्टमर है उसने 1 लाख डिपॉजिट किया अपने अकाउंट में, तो कल मतलब मान लीजिए आज 5 तारीख है, 5 मार्च को अटैचमेंट ऑर्डर आता है और 6 मार्च को कस्टमर 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए डिपॉजिट करता है, तो क्या उस 1 और 5 लाख पे भी बैंक होल्ड लगा देगा? यस, कर सकता है। ठीक है। इनकम टैक्स के केसेस में वो जनता का पैसा है, तो उस केस में क्या होता है कि जो अटैचमेंट ऑर्डर है, फ्यूचर में जो पैसा क्रेडिट होता है डिपॉजिट, तो उस पर अटैचमेंट ऑर्डर लग सकता है। पर ऐसे अगर बात करें गार्निशी ऑर्डर की, तो गार्निशी ऑर्डर फ्यूचर जो क्रेडिट होता है अकाउंट में उसके लिए अलाउ नहीं होता, क्योंकि गार्निशी क्या हो गया, जो कि कोर्ट आदेश देती है कि आपने उसका पेमेंट नहीं किया, तो अब बैंक क्या करता है, होल्ड लगा देता है। पर वो ऑलरेडी जो क्रेडिट है उस पर लगाता है, फ्यूचर क्रेडिट पे नहीं लगाता, फ्यूचर में जो डिपॉजिट होने वाला है उस पर नहीं लगाता। लेकिन अगर हम बात करें अटैचमेंट ऑर्डर की, तो फ्यूचर में भी जो कस्टमर डिपॉजिट करता है उस पर भी बैंक होल्ड लगा देता है, लील लगा देता है, वो होता है, वो हमारा फीचर हो गया अटैचमेंट ऑर्डर। नेक्स्ट है, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट ड्राफ्ट प्रेजेंटेड साइमल्टेनियसली फॉर पेमेंट, तो एक कस्टमर आया जिसने ओरिजिनल डीडी दिया और डुप्लीकेट डीडी दिया, तो अब क्या करें? डुप्लीकेट शुड बी पेड और ओरिजिनल शुड बी रिटर्न, तो उस केस में जो डुप्लीकेट डीडी है उसका पेमेंट करोगे और जो ओरिजिनल आप उसको रिटर्न कर दोगे। ठीक है। तो क्योंकि डुप्लीकेट डीडी इशू कर दिया गया, तो जो ओरिजिनल डीडी है उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है, अब सिर्फ डुप्लीकेट डीडी ही वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी हैज रजिस्टर्ड ऑफिस एट दिल्ली, दिल्ली में कंपनी का रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, उसका फैक्ट्री कोलकाता कैलकाटा में, एंड लोन टेकन मुंबई, मुंबई में लोन लिया गया। तो देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस दिल्ली में, फैक्ट्री कैलकाता में, और लोन लिया मुंबई से। फॉर क्रिएटिंग इक्विटेबल मॉर्गेज टाइटल डीड कैन बी डिपॉजिटेड, तो कहाँ पे टाइटल डीड्स जो है मॉर्गेज क्रिएट करने के लिए कहाँ पे टाइटल डीड्स डिपॉजिट की जाएगी? सो आंसर है एनी नोटिफाइड सिटी, तो कोई भी नोटिफाइड जो नोटरी पब्लिक के। फॉर क्रिएटिंग इक्विटेबल मॉर्गेज टाइटल डीड्स कैन बी डिपॉजिटेड, कहाँ पे डिपॉजिट की जा सकती है? आंसर हो जाएगा एनी नोटिफाइड सिटी, किसी भी नोटिफाइड सिटी में ऐसा आप कर सकते हैं।